स्वागत है इस नई गहन चर्चा में। आज का जो विषय है ना, वो अंग। इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक बहुत ही रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये दुनिया कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने शरीर के भीतर छिपी हुई है। हाँ, अक्सर हम ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की बात करते हैं और अपने ही शरीर को भूल जाते हैं। सही कहा। हमारे शरीर के भीतर जो सूक्ष्म रसायन विज्ञान और ये जो टिश्यू रेमेडीज की दुनिया काम कर रही है ना, वो किसी जादू या विज्ञान कथा से कम नहीं है। एकदम सही। और आज हमारी इस चर्चा का जो मुख्य आधार है वो है मटीरिया मेडिका ऑफ द 12 टिश्यू रेमेडीज का एक बहुत ही खास हिस्सा। जी, जो शरीर के खनिजों पर बहुत गहराई से रोशनी डालता है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे हमारे शरीर में मौजूद बिल्कुल साधारण से खनिजों का एक बहुत ही सूक्ष्म सा असंतुलन हमारी हड्डियों की मजबूती से लेकर हमारी मानसिक स्थिति तक को बदल सकता है। और वो भी पूरी तरह से। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं कैलकेरिया फ्लोरिका से, जिसे आम भाषा में कैल्शियम फ्लोराइड भी कहा जाता है। हाँ, कैल्शियम फ्लोराइड। मटीरिया मेडिका में इसके प्राकृतिक रूप का जो वर्णन मैंने पढ़ा वो बहुत ही काव्यात्मक लगता है। हाँ, फ्लोरिस्पार वाला हिस्सा, राइट? बिल्कुल। प्रकृति में इसे फ्लोरस्पार नामक खनिज के रूप में जाना जाता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर, अलग अलग रंगों वाला और एक क्रिस्टली आकार का होता है। हाँ, और रसायन विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही अद्भुत पहलू है। दिलचस्प बात तो ये है कि ये पानी में पूरी तरह से अघुलनशील है, मतलब पानी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जैसे ही ये सल्फ्यूरिक एसिड के संपर्क में आता है, ये तुरंत विघटित होकर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में बदल जाता है। देखिए, एक तरफ ये क्रिस्टल इतना कठोर और स्थिर है और दूसरी तरफ सही रासायनिक परिस्थिति मिलते ही एक बेहद ज्वलनशील और शक्तिशाली एसिड बन जाता है। ये विरोधाभास बहुत रोचक है। लेकिन शरीर के अंदर इसकी मौजूदगी की जगहें इससे भी ज्यादा मायने रखती हैं। अच्छा, वो कैसे? ये खनिज हमारी हड्डियों की एकदम ऊपरी सतह पर और दांतों के इनेमल में पाया जाता है, यानी जो सबसे कठोर हिस्से हैं। हाँ, और साथ ही त्वचा की बाहरी परत या एपिडर्मिस में भी अपना घर बनाता है। पर सबसे अहम बात, ये हमारे शरीर के इलास्टिक फाइबर्स का एक अनिवार्य हिस्सा है। इलास्टिक फाइबर्स यानी हमारे शरीर के लचीले तंतु। बिल्कुल। ये लचीले तंतु त्वचा, संयोजी ऊतकों और हमारे रक्त वाहिकाओं की दीवारों में पाए जाते हैं। ओके। और यही वो जगह है जहां कैलकेरिया फ्लोरिका अपना असली काम करता है। तो एक तरह से ये शरीर के एक इलास्टिसिटी एक्सपर्ट की तरह काम कर रहा है। एकदम सही शब्द चुना आपने। अगर इसे हम रोजमर्रा के एक सादृश्य से समझें तो हमारे शरीर के ये तंतु बिल्कुल एक रबर बैंड की तरह हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। है ना? जब एक रबर बैंड नया होता है तो उसमें एक गजब का लचीलापन होता है। उसे कितना भी खींचो वो तुरंत अपने पुराने आकार में लौट आता है। हाँ, अपनी जगह वापस आ जाता है। लेकिन जब वही रबर बैंड बहुत पुराना हो जाता है या धूप में पड़ा रहता है तो वो अपनी लोच खो देता है और हमेशा के लिए ढीला पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो जब शरीर में कैल्शियम फ्लोराइड के अणुओं का संतुलन बिगड़ता है तो क्या हमारे शरीर के ऊतकों के साथ भी बिल्कुल यही प्रक्रिया होती है? ये एक बहुत ही सटीक तुलना है आपकी, और सच कहूं तो यही इस खनिज के काम करने का मुख्य तंत्र भी है। मतलब वो रबर बैंड ढीला पड़ जाता है? हाँ, जब फाइबर्स में कैलकेरिया फ्लोरिका की कमी हो जाती है तो उनमें एक स्थायी ढीलापन या फैलाव आ जाता है। वे अपनी वापस सिकुड़ने की क्षमता पूरी तरह खो देते हैं। ओह। अब चिकित्सा विज्ञान के नजरिए से देखें तो इस ढीलेपन के कारण मुख्य रूप से दो बहुत ही गंभीर और बिल्कुल विपरीत लगने वाली स्थितियां पैदा होती हैं। विपरीत? जैसे कोई चीज ढीली पड़ रही है, उसमें लोच की कमी आ रही है, तो वो पत्थर जैसी सख्त कैसे हो सकती है? उसे तो और भी ज्यादा नर्म और लटका हुआ होना चाहिए ना? देखने में ये बड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन ऊतकों के स्तर पर ये बहुत तार्किक है। अच्छा, वो कैसे काम करता है फिर? होता ये है कि जब लसिका तंत्र या संयोजी ऊतकों के लचीले तंतु ढीले पड़ जाते हैं तो शरीर के अंदर जो स्राव या तरल पदार्थ वहां से गुजरना चाहिए वो वहीं रुक जाता है। मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाता? जी, सामान्य स्थिति में ये फाइबर सिकुड़कर उस तरल पदार्थ को आगे धकेल देते हैं, लेकिन ढीलेपन के कारण वे उस ठोस स्राव को सोखने या बाहर निकालने की क्षमता खो बैठते हैं। ओहो, तो वो जमा हुआ पदार्थ वहीं रुका रहता है? बिल्कुल, वो वहीं रुका रहता है और समय के साथ साथ पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। बाप रे। और इसी वजह से ग्रंथियां या हड्डियां असामान्य रूप से कठोर हो जाती हैं। अब समझ आया कि सख्ती क्यों होती है। और आपने दूसरी स्थिति का भी जिक्र किया था। हाँ, दूसरी स्थिति जो पैदा होती है वो है फैलाव या डायलिटेशन।
तो ये फैलाव सीधे तौर पर हमारी नसों से जुड़ा होगा, क्योंकि नसें भी तो इन्हीं फाइबर से बनी होती हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। जब रक्त वाहिकाओं के लचीले तंतु अपनी लोच खो देते हैं तो नसें खून के दबाव से फूल जाती हैं और वो वापस अपनी जगह पर नहीं आ पाती। बिल्कुल नहीं आ पाती, और इसी से बवासीर, वेरिकोज वेन्स और वैस्कुलर ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारियां जन्म लेती हैं। ये तो काफी खतरनाक है। और बात सिर्फ नसों तक सीमित नहीं है। और क्या होता है? शरीर के अंगों का अपनी जगह से खिसकना, जैसे गर्भाशय का नीचे की तरफ खिसक जाना या पेट की मांसपेशियों का ढीला होकर लटक जाना, जिसे हम हैंगिंग बेली कहते हैं। हाँ, ये सभी इसी बात के स्पष्ट प्रमाण है कि शरीर का वो रबर बैंड अपनी लोच खो चुका है। शारीरिक लक्षण तो बहुत तार्किक लगते हैं सारे, लेकिन यहाँ ना ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है मानसिक लक्षणों की वजह से। बिल्कुल। जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रहा था तो जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो है इस खनिज का दिमाग पर असर। हाँ, वो हिस्सा बहुत ही चौंकाने वाला है। इसमें साफ तौर पर मानसिक लक्षणों का जिक्र किया गया है। कोई इंसान सिर्फ कैल्शियम फ्लोराइड की कमी से भारी अवसाद में कैसे जा सकता है? यही तो शरीर के रसायन विज्ञान का रहस्य है। और सबसे अजीब लक्षण जो दर्ज किया गया है वो है वित्तीय बर्बादी का निराधार डर। ग्राउंडलेस फियर्स ऑफ फाइनेंशियल रुइन। हाँ, मतलब इंसान के पास सब कुछ है, उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन उसे हर वक्त ये सताता रहता है कि वो कंगाल होने वाला है। वो पैसों को सामान्य से कहीं ज्यादा अहमियत देने लगता है। सही कहा। ये तो पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्वास्थ्य की समस्या लगती है ना, किसी खनिज की कमी तो नहीं लगती। देखिए, यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हम शरीर और दिमाग को दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों के रूप में देखने के आदी हो चुके हैं। ये बात तो है। हम सोचते हैं कि हमारी चिंताएं या हमारे डर केवल बाहरी परिस्थितियों से पैदा होते हैं, जैसे शेयर बाजार के गिरने या नौकरी जाने के डर से। हम हमेशा बाहरी कारण ही ढूंढते हैं। लेकिन शरीर की रसायन विज्ञान हमें ये बताती है कि जब मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को सहारा देने वाले ऊतकों में किसी सूक्ष्म खनिज की कमी होती है तो उसका सीधा असर हमारे विचारों की गुणवत्ता पर पड़ता है। तो मतलब वो वित्तीय असुरक्षा का डर? वो वित्तीय असुरक्षा का डर एक तरह से शरीर की अपनी आंतरिक असुरक्षा का बाहरी प्रतिबिंब मात्र है। वाह, क्या बात कही आपने। शरीर के अंदर कुछ टूट रहा है, कुछ ढीला पड़ रहा है और दिमाग उसे बाहरी दुनिया के खौफ के रूप में समझ रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। ये नजरिया वाकई बहुत गहरा है। शरीर की आंतरिक टूट-फूट का सीधा अनुवाद हमारे मानसिक डर में हो रहा है। बिल्कुल। और इन लक्षणों को दर्ज करने का तरीका भी ना बहुत अनोखा है। आप डॉक्टर सारा एन स्मिथ की प्रूविंग की बात कर रहे हैं? हाँ, होम्योपैथिक और टिश्यू रेमेडी के इतिहास में डॉक्टर सारा एन स्मिथ द्वारा की गई इस दवा के परीक्षण का जो अनुभव साझा किया गया है वो किसी रहस्यमयी कहानी जैसा लगता है। जी, उन्होंने बहुत ही अजीब सी आवाज का जिक्र किया था। उन्होंने दर्ज किया है कि परीक्षण के दौरान उन्हें सिर दर्द और नींद में बहुत खलल महसूस होता था और उसके साथ एक बहुत ही अजीब सी आवाज आती थी। हाँ, वो मक्के के डंठल वाली आवाज। बिल्कुल। उन्होंने इस आवाज की तुलना मक्के के डंठल से बनी सारंगी की खरामने और खींचाव वाली आवाज से की है। देखिए, ऐसी अजीब और विशिष्ट आवाज का दर्ज होना कोई संयोग नहीं है। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। अगर हम मक्के के सूखे डंठलों को रगड़ने की आवाज की कल्पना करें तो वो एक बहुत ही कर्कश, घर्षण वाली और सूखी आवाज होती है। एक तरह की ड्राइनेस का एहसास होता है। हाँ, और ये उस सख्ती और खिंचाव का सीधा संकेत है जो शरीर के तंत्रिका तंत्र और हड्डियों के जोड़ों के बीच पैदा हो रहा है। मतलब शरीर खुद बता रहा है कि कुछ गलत है। ये आवाज संकेत दे रही है कि शरीर के अंदर जो प्राकृतिक चिकनाहट और लचीलापन होना चाहिए था वो खत्म हो रहा है। अगर हम तार्किक रूप से शरीर के अन्य अंगों पर इसके प्रभाव को देखें तो ये खनिज सिर से लेकर पैर तक अपना असर दिखाता है। बिल्कुल, हर जगह। आंखों की बात करें तो मोतियाबिंद के मामलों में इसका उपयोग बताया गया है, जो फिर से उसी ऊतकों के सख्त होने का ही एक रूप है। हाँ, लेंस का सख्त हो जाना। लेकिन सबसे चौंकाने वाला लक्षण नाक की हड्डियों की बीमारी से जुड़ा हुआ मिला मुझे। वो मरे हुए बोन की बदबू वाला केस। हाँ, एक ऐसी स्थिति जब मरे हुए बोन की इतनी भयानक बदबू आती है कि इंसान खुद परेशान हो जाए, लेकिन इस खनिज के उपयोग के बाद वो बदबू पूरी तरह से गायब हो जाती है। एकदम जादुई लगता है ना? ये किसी चमत्कार जैसा ही लगता है। पर ये चमत्कार नहीं है, ये विशुद्ध विज्ञान है। विज्ञान कैसे? शरीर उन सड़ी हुई हड्डियों को खुद बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लचीलेपन की कमी के कारण वो ऐसा कर नहीं पाता और उसी रुकावट से बदबू पैदा होती है। अच्छा। और कैलकेरिया फ्लोरिका उस प्रक्रिया को फिर से चालू कर देता है। और यही चीज मुंह और दांतों के मामले में भी देखने को मिलती है। हाँ,
दांतों का अस्वाभाविक रूप से ढीला हो जाना इसका एक बहुत ही प्रमुख लक्षण है। जी, और दांतों का ढीला होना भी उसी रबड़ बैंड वाले सिद्धांत पर काम करता है। राइट। बिल्कुल उसी सिद्धांत पर मसूड़ों के जो तंतु दांतों को मजबूती से पकड़ कर रखते हैं वे ढीले पड़ जाते हैं। इसके साथ ही दांतों का एनामेल खरदरा हो जाता है और मसूड़ों पर पत्थर जैसी सख्त सूजन आ जाती है, जिसे स्रोत में गम्बॉयल कहा गया है। हाँ, गम्बॉयल। ये स्पष्ट दिखाता है कि सतह के स्तर पर कैल्शियम फ्लोराइड कैसे काम कर रहा है। और त्वचा पर भी इसके बहुत भयानक प्रभाव होते हैं। जी, त्वचा के बारे में भी बहुत कुछ है इसमें। त्वचा के मामले में जो लक्षण सामने आते हैं वो बहुत दर्दनाक होते हैं। जैसे कि दरारें पड़ना। हाँ, एपिडर्मिस या त्वचा की बाहरी परत की कोशिकाओं से केराटिन का स्राव होता है। जब संतुलन बिगड़ता है तो ये केराटिन बहुत ज्यादा सूखकर एक पपड़ी बना लेता है। बाप रे। इसके परिणाम स्वरूप हथेलियों में और गुदा के आसपास बहुत गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ये तो सुनने में ही काफी तकलीफदेह लग रहा है। ये दरारें न केवल दर्दनाक होती हैं बल्कि इस बात का बहुत ही स्पष्ट संकेत होती हैं कि त्वचा अपना प्राकृतिक लचीलापन पूरी तरह खो चुकी है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं है। हाँ, जानवरों में भी ये काम करता है। स्रोत सामग्री में जानवरों, विशेष रूप से घोड़ों का भी जिक्र है। जी, घोड़ों के पैरों के जोड़ों में होने वाली स्पाविन नामक बीमारी, जिसमें हड्डियां बढ़ जाती हैं और सख्त हो जाती हैं, उसमें भी ये खनिज बहुत कारगर है। ये दिखाता है कि एक बुनियादी स्तर पर मनुष्यों और जानवरों के ऊतकों की संरचना एक ही सूक्ष्म रसायन विज्ञान द्वारा संचालित होती है। तो इन सब बातों का असल मतलब क्या है? क्या मतलब? मेरा मतलब है, मान लीजिए किसी इंसान के शरीर में ये सब हो रहा है, उसकी नसें फूल रही हैं, हड्डियां सख्त हो रही हैं, हथेलियों में दरारें आ रही हैं और उसे कंगाल होने का डर भी सता रहा है। जब उसे ये कैल्केरिया फ्लोरिका दिया जाता है तो ये असल में काम कैसे करता है? इसकी बीमारी को ठीक करने की प्रक्रिया क्या है? इस प्रक्रिया को चिकित्सा की भाषा में रिजॉर्प्शन या पुनरावशोषण कहा जाता है। रिजॉर्प्शन। एग्जैक्टली। स्रोत के आधार पर इसके काम करने की दो मुख्य वैज्ञानिक संभावनाएं हैं। पहली संभावना क्या है? पहली संभावना उसी लोच और लचीलेपन से जुड़ी है। जब शरीर में इस खनिज के अणु प्रवेश करते हैं तो वे सीधे उन ढीले पड़ चुके इलास्टिक फाइबर्स तक पहुंचते हैं और उनकी कार्यक्षमता को वापस लाते हैं। बिल्कुल, फाइबर्स फिर से कसने लगते हैं, उनमें वही पुराना खिंचाव वापस आ जाता है और वे उस जमे हुए सख्त स्राव पर दबाव डालकर उसे बाहर फेंक देते हैं। और फिर वो स्राव कहाँ जाता है? बाद में शरीर की लसीका वाहिकाएं उस फेंके हुए पदार्थ को सोखकर शरीर से बाहर निकाल देती हैं। ये पहली प्रक्रिया तो बिल्कुल यांत्रिक या मैकेनिकल लगती है। हाँ, एकदम एक पंप की तरह। लेकिन स्रोत में जो दूसरी संभावना बताई गई है वो बहुत ज्यादा रासायनिक है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वाली संभावना। हाँ, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड तो बहुत खतरनाक होता है ना, तो क्या शरीर के अंदर इसका बनना सुरक्षित है? ये काम कैसे करता है? ये शरीर की अपनी एक बेहद नियंत्रित और सूक्ष्म रासायनिक फैक्ट्री का कमाल है। अच्छा। देखिए, हमारे रक्त में स्वाभाविक रूप से कार्बोनिक एसिड मौजूद होता है। जब कैल्केरिया फ्लोरिका रक्त में पहुंचता है तो ये कार्बोनिक एसिड उसमें से फ्लोरीन के हिस्से को अलग कर देता है। ओके, फ्लोरीन अलग हो गया। फिर ये मुक्त होता है फ्लोरीन शरीर में मौजूद नवजात हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाता है। मतलब शरीर खुद अपना एसिड बना रहा है। बिल्कुल। ये एसिड बाहर की दुनिया में भले ही खतरनाक हो, लेकिन शरीर के अंदर ये बहुत ही सूक्ष्म और सुरक्षित मात्रा में बनता है। और इसका काम क्या होता है? इसका एकमात्र लक्ष्य उन बीमारी पैदा करने वाले ठोस पदार्थों को, उस पत्थर जैसी सख्ती को धीरे धीरे घोलना होता है। और जब वो सख्ती घुल जाती है तो लसीका तंत्र उसे वहां से हटा देता है। ये जानकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर खुद का एक ऐसा एसिड मौजूद है जो केवल बीमारी को घोलने का काम करता है। शरीर बहुत ही समझदार है। अब सवाल ये आता है कि इस दवा को दिया कैसे जाता है, क्योंकि ये कोई साधारण जड़ी बूटी तो है नहीं जिसे पानी में उबालकर पी लिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे तैयार करने की विधि बहुत ही खास है, जिसे ट्राइचुरेशन कहा जाता है। ट्राइचुरेशन? हाँ, क्योंकि ये खनिज मूल रूप से पानी में अघुलनशील है, इसलिए इसे शरीर के लिए उपयोगी बनाने के लिए इसे घंटों तक बहुत बारीक पीसा जाता है, ताकि इसके अणु छोटे हो जाएं। इतने छोटे हो जाएं कि वे सीधे हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सकें। डॉक्टर शूसलर ने इसे मुख्य रूप से 12x पोटेंसी में सुझाया है। 12x? हाँ,
लेकिन ये 3x और 6x में भी बहुत कारगर है। और इसे सिर्फ खाया जाता है। सबसे अच्छी बात यही है कि इसका उपयोग सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। त्वचा की दरारों या बवासीर जैसी बाहरी समस्याओं के लिए इस दवा को बाहरी तौर पर रुई की मदद से लगाया भी जा सकता है, जो सीधा उस प्रभावित जगह पे अपना काम करता है। बिल्कुल। एक बात और जो स्रोत में बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई है वो है इस दवा की मोडालिटीज, यानी किन परिस्थितियों में ये लक्षण बढ़ते या घटते हैं। हाँ, ये बताया गया है कि नम मौसम में और आराम के दौरान ये सभी समस्याएं बढ़ जाती हैं। डैम वेदर और रेस्ट के समय। जी, मतलब अगर कोई व्यक्ति जोड़ों के दर्द या नसों की सूजन से परेशान है और वो सोचता है कि चुपचाप लेटे रहने से उसे आराम मिलेगा, तो असल में उसकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। सही कहा। इसके विपरीत गर्मी और लगातार गति या चलते फिरते रहने से मरीज को आराम मिलता है। और ये गति और आराम का सिद्धांत भी उसे लचीलेपन से जुड़ा हुआ है। वो कैसे? जब शरीर आराम की अवस्था में होता है तो वो फाइबर्स और भी ज्यादा शिथिल पड़ जाते हैं। अच्छा। लेकिन लगातार गति से शरीर में थोड़ी गर्मी पैदा होती है, रक्त संचार तेज होता है और वे फाइबर्स थोड़ा सक्रिय हो जाते हैं, जिससे अस्थायी रूप से दर्द में राहत मिलती है। चलिए, फ्लोरिका की चर्चा तो बहुत गहरी रही। बहुत सी नई बातें सामने आई। लेकिन अगर एक खनिज शरीर को रबर बैंड की तरह खींच रहा है और लचीलापन दे रहा है, तो शरीर का बुनियादी ढांचा कौन बना रहा है? और यहीं से हमारी दूसरी रेमेडी की एंट्री होती है। बिल्कुल, यहाँ से कैल्केरिया फॉस्फोरिका की एंट्री होती है, जो स्रोत सामग्री का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम इन दोनों की तुलना करें ना, तो बात बहुत साफ हो जाती है। कैसे? कैल्केरिया फ्लोरिका शरीर का रखरखाव करने वाला, लचीलापन बनाए रखने वाला खनिज है, मेंटेनेंस का काम कर रहा है। हाँ, लेकिन कैल्केरिया फॉस्फोरिका शरीर का निर्माता है, ये बुनियाद है हमारी, बिल्डर है ये शरीर का। बिल्कुल। डॉक्टर हेरिंग ने इस दवा को तैयार करने के लिए चूने के पानी में डाइल्यूट फॉस्फोरिक एसिड मिलाया था। ये वो तत्व है जो जीवन की शुरुआत से ही हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसकी मौजूदगी की जगह भी बहुत अलग है फ्लोरिका से। हाँ, ये हर जगह है। फ्लोरिका जहाँ सिर्फ सतह पर था, वहीं फॉस्फोरिका हमारे रक्त प्लाज्मा में, मुंह की लार में, पेट के गैस्ट्रिक जूस में, दांतों के अंदरूनी हिस्से में और यहाँ तक कि माँ के दूध में भी पाया जाता है। और ये स्पष्ट करता है कि पोषण और वृद्धि के लिए ये कितना ज्यादा आवश्यक है। हड्डियों की मजबूती या ठोसपन इसी खनिज से आता है। अगर हम इसे एक बहुत ही व्यापक नजरिए से देखें, इसका हाथ है हर एक कोशिका में। जी, इसका एल्ब्यूमिन के साथ एक बहुत ही गहरा रासायनिक लगाव है। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होता है। हाँ, एल्ब्यूमिन शरीर में प्रोटीन का एक मुख्य रूप है। शरीर में जहाँ कहीं भी नए ऊतकों के निर्माण के लिए एल्ब्यूमिन की जरूरत होती है, वहाँ कैल्केरिया फॉस्फोरिका अनिवार्य रूप से मौजूद होता है। मतलब ये दोनों मिलके काम करते हैं? ये दोनों मिलकर नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। और शायद यही कारण है कि इसे एनीमिया या खून की कमी के लिए सबसे पहली दवा माना गया है। बिल्कुल, क्योंकि एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी नहीं है। हाँ, ये नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण की कमी भी तो है। सही कहा। और स्रोत साफ साफ बताता है कि कैल्केरिया फॉस्फोरिका नई रक्त कोशिकाओं की आपूर्ति करता है और शरीर में कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देता है। और सिर्फ नई कोशिकाएं ही नहीं बनाता, ये शरीर के सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र में भी शामिल है। कौन सा सुरक्षा तंत्र? रक्त का थक्का जमना, ब्लड कोगुलेशन। हाँ, जब हमें चोट लगती है और खून बहने लगता है, तो अगर रक्त में ये खनिज पर्याप्त मात्रा में न हो तो खून जमेगा ही नहीं। ये तो जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल, ये खनिज खून का थक्का जमने की प्रक्रिया के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। मतलब ये एक साथ निर्माता भी है और रक्षक भी। एकदम सही। आज की इस चर्चा ने शरीर को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल दिया है। वाकई बहुत सी भ्रांतियां टूटी हैं। हमने देखा कि कैसे कैल्केरिया फ्लोरिका और कैल्केरिया फॉस्फोरिका जैसे बिल्कुल साधारण से दिखने वाले खनिज, जो हमारी आंखों से देखे भी नहीं जा सकते, हमारे पूरे अस्तित्व को नियंत्रित कर रहे हैं। और कितनी खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। एक हमारी नसों को रबर बैंड की तरह लचीला बनाए हुए है, तो दूसरा हमारी हड्डियों और खून की एक एक बूंद का निर्माण कर रहा है। सिर्फ विज्ञान के छात्रों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए बहुत प्रासंगिक है। वो कैसे? हम अक्सर अपने जीवन में होने वाली शारीरिक और मानसिक समस्याओं का कारण बाहर खोजते हैं। हाँ, ये तो है। हम सोचते हैं कि हमारी त्वचा की दरारें सर्दियों की वजह से हैं, हमारे पैरों की वेरिकोज वेन्स हमारे खड़े रहकर काम करने की वजह से हैं, या हमारी बेवजह की आर्थिक चिंताएं दुनिया के खराब हालात की वजह से हैं। हम हमेशा बाहरी चीजों पे इल्जाम लगाते हैं। लेकिन आज की चर्चा ये स्पष्ट करती है कि कई बार असली वजह हमारे भीतर एक बहुत ही सूक्ष्म रासायनिक असंतुलन हो सकता है। ये इस बात का सबूत है
कि हम अपने शरीर के रसायनों के गुलाम भी हैं और अगर चाहें तो उनके शासक भी बन सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम इन सूक्ष्म संकेतों को समझ लें तो हम अपनी बहुत सी तकलीफों को जड़ों से मिटा सकते हैं। इस सब से ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? यदि शरीर में कैल्शियम फ्लोराइड के कुछ सूक्ष्म अणुओं का कम या ज्यादा होना हमारी ऊतकों के लचीलेपन को बदलने के साथ साथ वित्तीय बर्बादी के निराधार डर जैसी बेहद जटिल मानसिक अवस्थाओं को पूरी तरह से पैदा या खत्म कर सकता है, तो क्या ये संभव है कि इस विशाल ब्रह्मांड में और भी कुछ ऐसे बेहद सूक्ष्म और अज्ञात तत्व मौजूद हों जो इस समय खामोशी से संपूर्ण मानव विकास, हमारी चेतना और हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को नियंत्रित कर रहे हों? और जिन्हें हम अभी तक देख भी नहीं पाए हैं। बिल्कुल, और आधुनिक विज्ञान ने अभी तक उन्हें खोजना ही शुरू न किया हो। ये सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक दिमाग में गूंजता रहेगा। आज के इस विषय में इस गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत आभार। मुझे भी बहुत मजा आया इस विस्तृत विश्लेषण में जुड़कर। हम आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और सोच को चुनौती देने वाले विषयों के साथ इस विस्तृत विश्लेषण को जारी रखेंगे। सीखते रहिए और अपने